गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी आप लोग का प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, तो जो लोग प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर गए हैं, जो मेंस 2022 लिखेंगे, उनके लिए जरूरी है कि वो कोई ना कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। एडुकेमी का भी अपना टेस्ट सीरीज है, तो आप लोग उसको ज्वाइन करें और अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। स्किल्स भी इम्प्रूव करें और एक लिमिटेड टाइम में कैसे आंसर लिखा जाए उस पर ध्यान दें, सो दैट कि जो 3 आवर्स का प्रेशर कुकर सिचुएशन होगा उस समय आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें। ठीक है, और जिनका नहीं हो पाया किसी भी कारण से, they all should also focus on कि what went wrong, what can be improved, how to devise new strategies to crack this exam। इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इस बीच में अभी क्या हुआ है कि रामनाथ कोविंद जी, जो कि हमारे अभी 14th प्रेसिडेंट हैं, उनका टेन्योर 27 जुलाई को खत्म हो रहा है। ठीक है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 है। यह आर्टिकल कहता है कि देयर शैल ऑलवेज बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब हमेशा एक प्रेसिडेंट तो होगा ही होगा इंडिया में, इट्स मैंडेटरी। मतलब ये हुआ कि बिफोर एंड ऑफ टेन्योर ऑफ करंट प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी कंप्लीटेड। ओके, सो न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी रेडी टू ग्रेस द पोजीशन। ठीक है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नया इलेक्शन के लिए, नया प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए प्रोसीड्योर स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, 18 जुलाई को इलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारे करंट प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, और नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो है अभी जब प्रक्रिया चालू हो गई है, तो जो अभी एग्जिस्टिंग, तो अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मैन्यूवरिंग में लगे हुए हैं। तो एनडीए के तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी को इसका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाया गया है, और कंबाइंड अपोजिशन की तरफ से यशवंत सिन्हा जी हैं। ठीक है, इन केस द्रौपदी मुर्मू विल बी इलेक्टेड as our 15th president, then she will be the first person from the tribal community to be the president of India. Okay, and at the same time she will also be the second woman president of India. ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिवनेस का बहुत वैल्यू है। ओके, अनलेस अ कम्युनिटी इज रिप्रेजेंटेड एट ऑल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट और इन पब्लिक लाइफ, so that community may feel that the democracy is not working for that community. So it's very important that everybody is represented, all communities of a country is represented. तो इसलिए ये इलेक्शन और भी इंटरेस्टिंग हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कि कैंडिडेट्स कौन है। अब प्रेसिडेंट का पावर क्या है? आर्टिकल 53 के हिसाब से सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हेड ऑफ स्टेट है। ठीक है, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। इंडिया में हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? हेड ऑफ गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है इंडिया के। ठीक है, नंबर 2, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऑल्सो सुप्रीम कमांड ऑफ आर्म फोर्सेज है। हमारी जो आर्म फोर्सेज है उसके सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है प्रेसिडेंट के पोस्ट का। और इस सब के कारण ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया का हमारा सिंबल ऑफ यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, सॉलिडारिटी है। इज अ सिंगल फिगर जो कि ग्लोबल फोरा पर इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया के फेस हैं। ठीक है, और हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो। तो ये एक गरिमामयी पोजीशन है प्रेसिडेंट का। ठीक है, ऑफ कोर्स वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट है। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट का पावर हो गया, इसलिए प्रेसिडेंट का इतना महत्व है। ठीक है, अब ये है कि क्या आप एलिजिबल हैं इंडिया के प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लड़ने के लिए। ठीक है, तो अभी तक नॉमिनेशन जो है चालू है, 29 जून तक नॉमिनेशन आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन क्या आप एलिजिबल हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो अभी टाइम है। ठीक है, 29 जून तक का टाइम है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। तो क्या आप एलिजिबल हैं उसको चेक कर लीजिए। ये हमारे आर्टिकल 58 में है। ठीक है, आर्टिकल 58 में कहा जाता है कि सबसे पहला तो ये कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है, नंबर 2 कि यू शुड हैव कंप्लीटेड एज ऑफ 35 ईयर्स। यहाँ पर बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स का जो है वो मामला फंसेगा। ठीक है, कि तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग 35 के नीचे ही होंगे। मोस्टली, कुछ लोग हो सकता है ऊपर होंगे, बट मोस्टली आप लोग 35 के नीचे ग्रुप के होंगे। तो आप लोग की एलिजिबिलिटी जो है वो आर्टिकल 58 जो है वो आप लोग की एलिजिबिलिटी पर एक रेस्ट्रिक्शन डाल देता है। ठीक है, तीसरा जो है कि यू शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल जो है लोकसभा, आप उसके मेंबर होने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। ठीक है,
नॉट नॉट हाउस ऑफ राज्यसभा, ठीक है, अपर हाउस नहीं, लोअर हाउस का। इस बात को ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में यूपीएससी कभी भी पूछ सकती है, ठीक है। एंड यू शुड नॉट बी होल्डिंग एनी पोस्ट एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर आइदर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और इट्स सब्सिडियरीज, ठीक है। तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड नहीं करने चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ, मोटा मोटी रफली अगर कहा जाए तो यू शुड नॉट बी इन ए पोजिशन टू गेट बेनिफिटेड फिनेंशियली फ्रॉम स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट जॉब्स, या फिर यू शुड नॉट बी इन ए पोजिशन टू डायरेक्टली अफेक्ट द फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ दीज गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो अगर आप में ये सब चीज है तो फिर आप जल्दी कीजिए, ठीक है। तो समय आ गया है, 29 जून तक है, आप अपना कैंडिडेट कर सकते हैं। देखिए ये इतना ब्रॉड है कि ये डॉक्टर के पद्मराजन जो है, इन्होंने भी 2017 का इलेक्शन लड़ा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। ऑफ कोर्स ये जीते नहीं, बट ये बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा सिस्टम कितना पावरफुल है कि एक साधारण सा आदमी भी एक इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। इनफैक्ट इसी कारण से इंडिया को रिपब्लिक कहा जाता है। व्हाई इंडिया इज रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक होने में डिफरेंस है। नॉट ऑल डेमोक्रेसीज आर रिपब्लिक। आप यूके का बात कर लें तो यूके भी एक डेमोक्रेसी है, बट क्या वो रिपब्लिक है? वहाँ वो रिपब्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो हेरिडिटरी है, ठीक है, तो वो मोनार्की है। जबकि हमारे जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनके इलेक्शन लड़ने के लिए कोई डॉक्टर के पद्मराजन, जो कि एक साधारण से आदमी है तमिलनाडु के, वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पावर है रिपब्लिक का, ठीक है। बट एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको 15,000 का एक डिपॉजिट देना पड़ेगा, और फिर 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स का भी वोट आपको उनका सिग्नेचर चाहिए। आपके नॉमिनेशन पेपर पर 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स चाहिए। ये कौन होंगे? ये वही लोग होंगे जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। वो कौन है जो एलिजिबल है? देखते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होगा। प्रेसिडेंट इलेक्शन का मेथड क्या है, कैसे होता है? क्या ये लोकसभा राज्यसभा जैसा ही होता है या फिर कुछ अलग है? ठीक है, तो सबसे पहला तो ये कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। ओके, लेट्स कॉन्ट्रास्ट दिस विथ डायरेक्ट इलेक्शन। ओके, सो द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट assemblies आर डायरेक्ट इलेक्शन. What does it mean? That any common citizen who is eligible to cast a vote can go out and cast a vote. Okay, डायरेक्ट इलेक्शन है। सिटीजन्स, कॉमन सिटीजन्स डायरेक्टली जाकर के पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जाकर के वोट करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपको जाकर के वोट करने की जरूरत नहीं है। आपने जिनको रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किया है वो वोट करेंगे। वो कौन है अभी हम कुछ देर में देखेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 तो ये हो गया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। नंबर 2, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों यूज होता है, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसको अगेन कॉन्ट्रास्ट करेंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से। एक सिस्टम होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है। ये सिस्टम, भले ही ये टर्म आपके लिए नया हो, लेकिन ये सिस्टम नया नहीं है और ये इंडिया में ये सिस्टम चला आ रहा है। लोकसभा का जैसे इलेक्शन होता है या स्टेट लेजिस्लेचर का जो इलेक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि अगर टोटल 10 वोट पड़ा है, अगर टोटल 10 वोट पड़ा है और 4 कैंडिडेट इसमें हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं 4 कैंडिडेट, और उनको किसी को 4 मिला, किसी को 2 मिला, किसी को, ठीक है, ऐसे करके वोट मिला। ओके, किसी को 4 वोट मिला, किसी को 3 वोट मिला, किसी को 2 वोट मिला, किसी को 1 वोट मिला। अब यहां पर आप ध्यान देने की बात यह है कि देखिए कि किसी को भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिला है। 10 में से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितना होता? 6, आधा हुआ 5, उससे 1 ज्यादा, ठीक है। तो जिसको 6 मिला उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिला, लेकिन यहां किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको पता है कि लोकसभा इलेक्शन में क्या होता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला वो जीत गया, ठीक है। वो सारा वोट उसका हो गया, वो जीत गया, ठीक है। तो इसमें विनर टेक्स इट ऑल वाला सिस्टम होता है। जो जीत गया, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला वो जीत गया। इवन दो 3, 2, 5, 1, 6, 3 to 5, 1, 6, टोटल 6 पीपल
in the constituency have casted vote against the person, but still the person wins. Okay, ये एक प्रॉब्लम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का, कि वो एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिखता है। ठीक है, तो और ठीक है, ये एक समस्या हो गया कि वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिला है। और दूसरा समस्या इसके साथ ये है कि माइनॉरिटी वोट जो है उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। या तो आप मेजॉरिटी के साथ हैं या फिर आपके वोट का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो माइनॉरिटी वोट नेग्लेक्ट हो जाता है। ये एक समस्या है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का। और राष्ट्रपति एक ऐसा सिंबॉलिक पोजीशन है कि सबको, एवरीबडी शुड फील दैट दे हैड ए से इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। ओके, तो इस कारण से सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज किया गया। अब सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का अपोजिट क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। उसके समस्या देख लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसमें माइनॉरिटी वोट्स का वैल्यू नहीं रह जाता है, तो इसलिए सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किया गया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, सेम वही मान लें कि अगर 10 वोट है, किसी को 4 मिला, 3 मिला, 2 मिला, 1 मिला, तो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये होता है कि 40%, 30%, 20%, 1% ऐसे करके डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में एक ही सीट होता है, एक कंस्टिट्यूएंसी से एक सीट। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एक कंस्टिट्यूएंसी से मल्टीपल सीट होता है। लेट्स से 10 मेंबर वाला है, लेट्स से उसमें 10 सीट होगा। 10 सीट होगा, जिसको 4 मिला, जिस पार्टी को 4 मिला उसके 4 एमएलए हो गए, जिसके 3 मिला उसको 3 हो गए, 2 मिला 2 हो गए, 1 मिला 1 हो गए। तो जो माइनॉरिटी भी था, जिसका एक ही वोट था, वो भी रिप्रेजेंटेड हो गया, उसका भी 1 एमएलए जाएगा। ठीक है, भले ही जिसका मेजॉरिटी है उसका 4 जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि प्रोपोर्शनली टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो प्रोपोर्शनली डिवाइड हो गया। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, ये क्लियर हो गया सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और ये क्यों अच्छा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट से, ये तो सीधे सीधे मेंस एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी डिमांड भी चल रहा है कि इंडिया के सिस्टम को भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाए। क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, इस पर डिबेट चल रहा है। अभी हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ 4, 3, 2, 1, तो 4 लोग जाना था, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन काम कर रहा था कि 10 में से आप उसको ऐसे डिवाइड कर दिए। यहाँ तो आपको एक प्रेसिडेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो एक प्रेसिडेंट को कैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से सेलेक्ट किया जाएगा, इस कारण से यहाँ आया कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, मतलब हर एक आदमी, हर एक एलिजिबल वोटर जो होगा वो एक ही वोट डालेगा, लेकिन वो वोट ट्रांसफर होगा। वो कैसे होगा, ठीक है, इसको थोड़ी देर में देखते हैं। जब हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का ये देखेंगे कि वोट कैसे चलता है, तो फिर हम उस समय यहां देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप बस ये याद रख लीजिए कि सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इस मेथड से होता है। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स में तो सीधे सीधे पूछा जा सकता है, मेंस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये क्या है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा होता है, ये कैंडिडेट है, ये आपको प्रेफरेंस डालना होता है। ठीक है, जो भी वोटर हैं उनको ऐसे बोलना होता है। नॉर्मल जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो आप जो बटन दबाते हैं ईवीएम पर, तो एक ही बटन दबाते हैं। एक आदमी या तो एक पार्टी को देगा या दूसरी पार्टी को देगा, सारे पार्टी को नहीं दे सकता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला जो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें क्या हो रहा है कि आपको प्रेफरेंस डालना है कि भाई मेरे नंबर 1 प्रेफरेंस तो ए है, बट अगर किसी कारण से ए रेस से बाहर हो जाते हैं तो प्लीज मेरा वोट बी को दीजिएगा, बी भी बाहर हो जाते हैं मेरा वोट सी को दीजिएगा। तो आपने जो भी वोटर है वो ऐसे प्रेफरेंस सेट कर दिया 1, 2, 3। इससे क्या होगा कि जो माइनॉरिटी का भी वोट होगा, मान लीजिए आपके ये नहीं गए, इलेक्टेड नहीं हुए, तो अगर वो रेस से बाहर हो गए तो आपका वोट बर्बाद नहीं हुआ, आपका वोट फिर किसी और को चला जाएगा जिसको कि आप नंबर 2 प्रेफरेंस दिए होंगे। ठीक है, इनफैक्ट ऐसा हुआ भी है इंडिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, तो आप एक चीज समझ गए, लोकसभा वाले में आपको एक आदमी एक ही पार्टी का एक कैंडिडेट को ही वोट कर पाएगा। ठीक है, यहां पर आप सारे को प्रेफरेंस दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मेरा नंबर 1 है, ये प्रेफरेंस, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसे करके आप प्रेफरेंस लिखेंगे। तो ये एक डिफरेंस है। ठीक है,
अगला देखते हैं, सीक्रेट बैलेट से होता है, ठीक है, तो आप किसी को दिखा नहीं सकते। लोकसभा का इलेक्शन भी सीक्रेट बैलेट से होता है, तो ये तो इसमें कोई नया चीज नहीं है। व्हिप, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने मेंबर्स को, अपने अपने एमपीज को, अपने एमएलएज को व्हिप जारी नहीं कर सकती है कि आप ऐसे ही वोट करें, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सीक्रेट बैलेट है, ठीक है, ऐसे भी पता नहीं चलना है तो व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सीधे सीधे प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि व्हिप जारी कर सकते कि नहीं, तो नहीं कर सकते, ठीक है। और बैलेट पेपर डज नॉट कंटेन एनी इलेक्शन सिंबल, ठीक है, ये कैंडिडेट्स जो होते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, वो किसी सिंबल पे नहीं लड़ते, बस उनका नाम होता है, वो किसी पार्टी से के तरफ से नहीं लड़ते। भले ही अभी आपको लग रहा होगा कि ये बीजेपी कर रहा है, ये कांग्रेस कर रहा है, ये टीएमसी कर रहा है, ये कर रहा है, बट जब इलेक्शन होगा तो वो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन नहीं लड़ रही है, ठीक है, ये बात समझने का है। अगेन ये ऐसा क्यों किया गया है, इसलिए क्योंकि मतलब आदमी के साथ जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का इमोशन ना जाए, क्योंकि जब फाइनली वो जीत के आएगा तो दैट पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू बी फ्री फ्रॉम ऑल पार्टी बायसेस, और वो पर्सन इंडिया जो है उस पर्सन में अपना इमेज देखेगा कि वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है सारे इंडियंस, ठीक है, इस कारण से ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। नाउ हु कंडक्ट्स इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवा रहा है या फिर कोई और अलग से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कमीशन है? कोई अलग से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कमीशन नहीं है, प्रेसिडेंट ये जो है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वही करवा रहा है। जो लोकसभा का करवाता है, जो राज्यसभा का करवाता है, वही करवाता है। क्या ये पंचायत का भी करवाता है कि नहीं करवाता है? आप हमको बताइए, ठीक है, कमेंट में बताइए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पंचायत का इलेक्शन करवाता है कि नहीं करवाता है, ठीक है। नहीं करवाता है तो कौन करवाता है, ठीक है। अंडर विच एक्ट इलेक्शन जो है किस एक्ट के तहत होता है? आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन किस एक्ट के तहत होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन भी उसी के तहत होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत होता है, ठीक है, आरपीए जिसको कहते हैं। इनफैक्ट हमारा जो GS2 का सिलेबस है उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, तो उसके तहत इलेक्शन होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एक अलग से एक्ट है, ठीक है, वो है प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, ठीक है। इसको ध्यान रखना है कि ये है प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, ठीक है। तो यहां पर प्रीलिम्स में सीधे सीधे सवाल बन सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस आर कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, वो 1 2 3 दे देगा और फिर आपको बोलेगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से नहीं होता है, ठीक है, वो इस इलेक्शन इस एक्ट के अंतर्गत होता है, ठीक है। ये फंडा क्लियर हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। और अब यहां पर हु सेटल्स डिस्प्यूट, अगर इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, झंझट हो गया, तो उसको कौन सेटल करेगा, ठीक है। अगेन उसको सेटल कौन करेगा? उसको सेटल करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट नहीं, ठीक है। यूपीएससी बोल सकता है कि जिस स्टेट के एमएलए होंगे उस स्टेट का करेगा हाई कोर्ट, नहीं, ऐसा नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, ठीक है। यहां पर क्लियर हो गया। अब चलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। अभी हम जितना बात कर रहे थे कि वोट देगा, कौन वोट देगा, पहले ही देखे हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन इज नॉट अ डायरेक्ट इलेक्शन एंड हु कैन वोट? इलेक्टेड मेंबर्स, यहां पर ध्यान देना है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ठीक है। तो ये लोग वोट करेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स, इनके इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। यहां पर सावधानी से देखने की बात है कि इनके जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो वोट नहीं करेंगे, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करेंगे। नंबर 2, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर्स वोट करेंगे, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके मेंबर्स वोट नहीं करेंगे, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स वोट नहीं करेंगे, सारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है नहीं, तो यूनिफॉर्मिटी के कारण ऐसा किया गया है, तो वो वोट नहीं करेंगे, ठीक है। और यूटीज में ओनली दिल्ली और पुडुचेरी के ही यूटी वोट करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां से सीधे सीधे सवाल बन सकता है, इसको ध्यान रखना है, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आर्टिकल 54 में दिया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं कि ये जो हमारे इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं, इनके वोट का वैल्यू कितना है।
अगर हम ये कहें कि लोकसभा के एक एमपी का वोट और लेट्स से सिक्किम के एक एमएलए का वोट बराबर हो, तो ये तो फिर जायज नहीं होगा, है ना। तो इस कारण से एक सिस्टम बना हुआ है कि वैल्यू ऑफ वोट्स जो है डिफरेंट एमपीज और एमएलएज का कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो दो गाइडिंग प्रिंसिपल है, आर्टिकल 55 संविधान में ही दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है। एक तो ये कि यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेशन में एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, किसी को अनफेयर फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबका एक से होना चाहिए जो कि फेयर हो, सारे स्टेट्स का एक वन। और दूसरा रिस्पेक्ट ऑफ फेडरल प्रिंसिपल्स। आपको पता है कि हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक यूनियन है और दूसरे स्टेट्स हैं, तो उनके बीच में भी एक पैरिटी होना चाहिए। किसी एक पार्टी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसका बहुत ज़्यादा से है, हमारा तो कुछ उतना है नहीं, ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट का पोस्ट ऐसा है कि सारे लोगों का फेथ होना चाहिए, ठीक है। वो तभी होगा जब प्रोसेस जो है वो क्लियर है, वो फेयर है, ठीक है। तो इस कारण से ये दो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है आर्टिकल 55 में, ठीक है। अब इस गाइडिंग प्रिंसिपल्स को, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में इतना लिखा हुआ है, अब इसको कैसे इंप्लीमेंट किया गया। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ए एमएलए ऑफ ए स्टेट, एमएलए ऑफ ए स्टेट का, किसी भी स्टेट के एमएलए का वोट का वैल्यू कितना होगा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट, उस स्टेट का जितना भी पॉपुलेशन होगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। आपको पहले से पता है कि इलेक्टेड होता है, नॉमिनेटेड नहीं होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली ही होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का नहीं होता है, ठीक है। तो वोट का एक ये हो गया, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट जो भी होगा, तो जो बड़े स्टेट्स होंगे उनके एमएलए का वोट ज्यादा होगा, जो छोटे स्टेट्स होंगे उनके एमएलए का वोट कम होगा। तो एक डिग्री ऑफ फेयरनेस है जो कि पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मतलब जो इंडिविजुअल, जब हम एक सिटीजन लेवल पर आएंगे तो रफली वो एक सिटीजन का इक्वल से होगा, ऐसा कोशिश है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए ऑफ स्टेट, इतना होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश का 1971 सेंसस के हिसाब से इतना पॉपुलेशन था। अगेन बी वेरी केयरफुल कि ये जो पॉपुलेशन उसमें था वो 1971 का पॉपुलेशन है, उसके बाद का पॉपुलेशन नहीं है, कि उसके बाद जो पॉपुलेशन इतना बढ़ा है बहुत सारे स्टेट्स का, तो उसको अकाउंट में नहीं किया जा रहा है, ठीक है। 1971 के इलेक्शन का बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अभी जो भी एग्जाम्स होगा सब में पूछा जाएगा कि 71 का है, 2011 का है, 2001 का है, कब का है। तो 1971 का पॉपुलेशन ही काउंट हो रहा है अभी, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ आंध्र प्रदेश वाज दिस मच, तो 2,78 लाख समथिंग वाज टोटल पॉपुलेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन स्टेट असेंबली वाज 175। तो नंबर ऑफ वोट्स ऑफ ईच इलेक्टेड एमएलए ऑफ आंध्र प्रदेश कितना होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस और इनटू 1000, ठीक है। मतलब 158.86। मतलब आंध्र प्रदेश के एक एमएलए का, एक एलिजिबल एमएलए के वोट का वैल्यू कितना होगा, अबाउट इतना हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब टोटल वैल्यू ऑफ वोट फ्रॉम आंध्र प्रदेश कितना होगा, टोटल वैल्यू ऑफ वोट फ्रॉम आंध्र प्रदेश कितना हो जाएगा। आप इसको 158.86 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 175 से, तो आंध्र प्रदेश का टोटल वैल्यू ऑफ वोट निकल जाएगा। तो फंडा होप की क्लियर हो गया। ये डिपेंड कर रहा है, वैल्यू ऑफ वोट डिपेंड कर रहा है दो चीज पर, एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर, 1971 का पॉपुलेशन, और नंबर 2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएस, ठीक। अब इस कारण से एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आता है, वो ये कि आप देखिए कि सिक्किम का टोटल, सिक्किम के एक एमएलए का वोट का वैल्यू 7 है, जबकि उत्तर प्रदेश के एक एमएलए के वोट का वैल्यू 208 है, 208 है, ठीक है। तो अगेन ये डिफरेंसेस क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन में इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो इट्स फेयर, ओके, कि जनता जहां ज्यादा है तो उनका ज्यादा से होना चाहिए इलेक्शन में, तो दैट्स ऑल राइट, ठीक है। बस ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इतना का डिफरेंस है। तो अगर कोई ये बोल देगा कि सारे स्टेट के एमएलए का वैल्यू 1 है, तो क्या होगा, सही होगा गलत होगा, बताइए कमेंट में, ठीक है। तो ये तो हो गया एमएलए का। अब दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि फेडरल प्रिंसिपल का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, कि एमएलए का तो हो गया, अब एमपी और एमएलए का जो है उसमें भी एक पैरिटी होना चाहिए। वो पैरिटी कैसे दिया जा रहा है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल इलेक्टेड एमपीज, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल इलेक्टेड एमपीज, जितने इलेक्टेड एमपी हैं, तो एमएलए एमपी का टोटल वोट विल बी इक्वल टू
टोटल वोट ऑफ ऑल द MLAs ऑफ ऑल द स्टेट्स, ठीक है। मतलब सारे स्टेट के MLA का टोटल वोट मिला करके जितना वोट वैल्यू होगा वो बराबर होगा जो पार्लियामेंट के सारे MPs का जो वोट होगा, ठीक है। तो बराबर हो गया यूनियन का मतलब पार्लियामेंट के मेंबर्स का बराबर वोट वैल्यू और सारे स्टेट के लेजिस्लेचर्स का जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके वोट का बराबर वैल्यू। तो ये एक तराजू पर ऐसे बराबर हो गया, एक सेंटर एक तरफ स्टेट, उनका वोट वैल्यू बराबर हो गया। तो इससे जो है ये वाला सेकंड जो रिक्वायरमेंट था कि फेडरल प्रिंसिपल का रिस्पेक्ट होना चाहिए वो हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ हो गया कि सारे पार्लियामेंट का वोट का वैल्यू शुड बी इक्वल टू जो स्टेट असेंबलीज हैं उनके वोट का वैल्यू जोड़ करके, ऑफ कोर्स कंबाइंड एक एक करके नहीं, ठीक है। तो इससे तो ये हो गया टोटल वैल्यू ऑफ वोट। अब टोटल वोट ऑफ एन MP कितना हो जाएगा, जब सारे स्टेट का निकल गया वो जितना होगा वो बराबर हो गया पार्लियामेंट का, और जो टोटल वोट ऑफ ऑल MPs होगा उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ MPs से, जितना MP है। अगर 100 हुआ वोट का वैल्यू और 10 MP है तो 100 डिवाइडेड बाय 10 तो 10 हो गया, ठीक है। इसमें क्लियर हो गया। अब एक चीज ध्यान देने का है कि वोट ऑफ एन MP, इसमें कुछ लिखा नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा के भी इलेक्टेड MP का उतना ही वोट का वैल्यू और राज्यसभा के भी इलेक्टेड MP का उतना ही वोट का वैल्यू बराबर है, ठीक है। इसको ध्यान में देना है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, सारे इलेक्टोरल कॉलेज के सारे मेंबर्स का वोट टोटल कितना हो जाएगा, सारे स्टेट का प्लस सारे MPs का, है ना। और सारे MPs का जो है वो बराबर है सारे स्टेट्स का, तो दोनों का ऐड हो जाएगा। टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ इलेक्टेड MPs एंड MLAs ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। तो ये फंडा क्लियर हो गया कि वो सारे MP का वोट एक होता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, वोट एक ही होगा, ठीक है। और सारे MP का वोट विल बी इक्वल टू सारे MLA का वोट, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। 2017 इलेक्शन का ये डेटा देख लेते हैं जल्दी से। बस आप यहां पर देखो, आप नजर सीधे डी पर आओ कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ इतना इलेक्टर्स थे फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कितना था, 5,49,495। और यहां भी देखिए 5,49,408, मतलब ये आया सारे स्टेट से और ये आया सारे पार्लियामेंट से, ठीक है, बराबर है, ठीक है। ये 2017 इलेक्शन का बात है। अब देखिए 2018 में UPSC ने क्या पूछा, ठीक है। अब आप हमको इसका जवाब बताइए, कमेंट में इसका जवाब बताइए क्या होगा। पहला क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, इज इट, सही है या गलत है। अभी हम सिक्किम और यूपी का एग्जांपल देखे हैं, क्या होगा। अब आप बताइए कमेंट में, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MPs ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MPs ऑफ राज्यसभा। ये बोल रहा है कि लोकसभा के MP का ज्यादा वोट है, वैल्यू है, और राज्यसभा के MP के वोट का कम वैल्यू है। ये सही है क्या। अभी हम लोग बात किए हैं, अभी हम लोग फॉर्मूला देखे हैं, तो उस फॉर्मूला पर सेट कीजिए और बताइए कि क्या जवाब होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो ये हो गया, अब आपको पता चल गया कि इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है वो अभी हमको पता नहीं है, डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है। वोट का वैल्यू क्या होता है, हर वो सब देख लिए हैं, ठीक है, कि MPs का वोट का क्या वैल्यू है, MLA के वोट का क्या वैल्यू है, वो देख लिए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ठीक है भाई, विनर कैसे डिसाइड होता है, कौन जीतता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम नहीं है। उस पोस्ट सिस्टम में बहुत सिंपल है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गया वो जीत गया। लेकिन ये वो उतना सिंपल नहीं है, लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, थैंकफुली, ठीक है। तो अगले कुछ मिनट में हम देखेंगे कि विनर कैसे डिसाइड होता है, ठीक है, कैसे जीतता है। तो मान लेते हैं कि एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 3 कैंडिडेट हैं, ABC 3 कैंडिडेट हैं, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ वोट 10 है, ठीक है, 10 वोट है। मान लेते हैं कि एक आदमी वो वोट नहीं किया, एक इलेक्टर जो था, कोई MP या MLA वोट नहीं किया, ठीक है, 10 में से एक वोट नहीं किया, टोटल 9 वोट पड़े, ठीक है, 9 वोट पड़े। जीतने के लिए कितना चाहिए, तो जीतने के लिए, एंड द विनर इज वन हु गेट्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स कास्टेड। तो 9 वोट अगर कास्ट हुआ तो जीतने के लिए कितना चाहिए, 9 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 4.5, ठीक है, प्लस 1, मतलब उससे थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो मतलब 5 वोट तो चाहिए,
ठीक है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अगर 9 वोट पड़ा है तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 5 चाहिए, कम से कम 5 वोट मिलेगा तभी वो जीतेगा। ठीक है। अब लेट्स से कि, और हम पहले ही देख चुके हैं क्या कि प्रेफरेंस डाला जाता है, प्रेफरेंस 1 2 3, ऐसा नहीं है कि एक आदमी एक ही को वोट डालेगा, वो सबको डाल सकता है बट प्रेफरेंस डालेगा। ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस वाला वोट काउंट होता है। ठीक है। फर्स्ट राउंड में बस फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट होता है कि भाई जिसको सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस मिला वो जोड़ो, क्या वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ज्यादा है। तो यहां हम देखते हैं कि इसको फर्स्ट प्रेफरेंस का 4 वोट मिला, ए को, बी को भी 4 वोट मिला, सी को 1 वोट मिला। ठीक है। मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी को नहीं है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 5 है, किसी को नहीं है। ठीक है। मतलब ये तो नहीं हुआ। ठीक है। अगर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता तो फिर बोला जाता कि भाई ये तो टाई हो गया, ठीक है, फिर से इलेक्शन करवाना पड़ेगा, ये टाई हो गया। लेकिन यहां पर क्या है कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। अब उसका वैल्यू आपको, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब अब आपको समझ आएगा। वो क्या होगा कि जिसको मिनिमम वोट मिला है उसको बोलेगा कि भाई आपको मिनिमम वोट मिला है, आप तो पहले बाहर हो जाओ, आप कैंडिडेटर से बाहर हो जाओ। इनको कैंडिडेटर से बाहर कर दिया गया। अब ए और बी 2 ही कैंडिडेट बचे, लेकिन इनको जिस भी इलेक्टर ने एक वोट डाला था, जिस भी इलेक्टर ने इनको एक वोट डाला था, उनका वोट बेकार नहीं जाएगा। अब देखा यह जाएगा कि उन्होंने सी को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, सेकंड किसको दिया, यह सर्च किया जाएगा। अब आपको पता चला यह है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। उन्होंने वोट तो एक दिया लेकिन उनका वोट अब ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। कौन सा, अब उनका सेकंड प्रेफरेंस चेक होगा कि सेकंड प्रेफरेंस उन्होंने किसको दिया। अब मान लीजिए देखा गया कि भाई सेकंड प्रेफरेंस उन्होंने बी को दिया। ठीक है। उनके में सेकंड प्रेफरेंस बी को था, ए को थर्ड प्रेफरेंस था। तो अगर उन्होंने बी को सेकंड प्रेफरेंस दिया तो उनका वोट बी के तरफ चला जाएगा। ठीक है। सी से उनका वोट लेकर के बी को दे दिया जाएगा। जिसका मिनिमम था उसको हटा दिए, उसका जो सेकंड प्रेफरेंस था उसको ले जा करके जिसको सेकंड प्रेफरेंस दिया गया उसको दे दिए। तो अब क्या हो गया, बी को टोटल 5 वोट हो गए। ठीक है, वोट वैल्यू, और ए को 4 वोट वैल्यू हो गए। बी वेरी केयरफुल, ये सब वोट वैल्यू है, बस वोट नहीं है। क्यों? क्योंकि सबका अलग अलग है, एमपी का अलग है, एमएलए का अलग है, झारखंड के एमएलए का अलग वोट है, बिहार के एमएलए का अलग वोट है, ऐसे ही तो वो अलग अलग है। तो इसीलिए वोट नहीं काउंट करते, वोट वैल्यू काउंट करते हैं। तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि बी को 5 हो गया, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए 5 चाहिए था, 9 लोग इलेक्शन, 9 टोटल वोट वैल्यू था, तो मतलब बी जीत गया। ठीक है। तो ये हुआ सेकंड राउंड में गया, इसको रन ऑफ कहते हैं। ठीक है, कि फर्स्ट राउंड में क्लियर नहीं हुआ मामला, अब सेकंड राउंड में सेकंड प्रेफरेंस देखा गया। अगर यहां भी क्लियर नहीं होता तो फिर मामला थर्ड राउंड में जाता। ठीक है, तो वो अलग बात है। अभी तो यहां देख लिया कि सिंपली समझ में आ गया। ठीक है, कि अगर किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिला तो क्या होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का क्या मतलब है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए 1969 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यही मामला फंसा। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इंटरेस्टिंग इस कारण से भी था, एक पॉलिटिकल टसल के कारण भी इंटरेस्टिंग था। जो कांग्रेस के तरफ से जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे, जो उनका सिंडिकेट उस समय कहा जाता था, सिंडिकेट ने जिसको कैंडिडेट बनाया वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, सिंडिकेट के कैंडिडेट ये थे। उस समय वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट थे, वो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे थे। ठीक है, इंदिरा गांधी ने इनडायरेक्टली वीवी गिरी को सपोर्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने कह दिया कि पार्टी मेंबर्स अपने कॉन्साइंस के आधार पर वोट कीजिए, अंतरात्मा की आवाज सुनिए। ठीक है, और कुछ पार्टी मेंबर्स ने अंतरात्मा की आवाज सुनी और उन्होंने वीवी गिरी को वोट कर दिया। ठीक है, आपको पहले से पता है व्हिप तो जारी नहीं कर सकते, सीक्रेट बैलेट से होता है, व्हिप जारी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इलेक्शन का रिजल्ट ये हुआ कि फर्स्ट राउंड में इतना वोट इनको मिला, गिरी को 4 लाख इतना, और 3,13,000 समथिंग वो नीलम संजीव रेड्डी को मिला। टोटल वोट कितने, वोट वैल्यू कितने काउंट हुए, पोल हुए, वो हुआ 8,36,000 समथिंग। ठीक है, ये टोटल हुआ। इसका हाफ कितना होगा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए इतना फिगर चाहिए था। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए 1,81,000 का फिगर चाहिए था। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए जो फिगर चाहिए था वो फिगर तो आ नहीं पाया। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ टोटल वोट ये किसी को नहीं आ रहा है। ठीक है, ये किसी को नहीं आ रहा है। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो फिर क्या किया जाएगा, फिर रन ऑफ होगा।
जो नीचे के थे उनको धीरे धीरे हटाया गया और उनके सेकंड प्रेफरेंस को ट्रांसफर किया गया और उस आधार पर वीवी गिरी जीत गए। ठीक है, वीवी गिरी को ज्यादा लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस दिया था, वो जीत गए। ठीक है, तो ये फंडा ऐसे करके वीवी गिरी इलेक्टेड हुए थे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, उस पर हमारा डिस्कशन। ऑल द बेस्ट। और लिखिए कमेंट में कि आप अभी जो हम क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उसका जवाब दीजिए, और आगे आप किस चीज़ पर डिस्कशन सुनना चाहेंगे उसको भी लिखिए। ऑल द बेस्ट।